नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने विरोधियों को फांसी चढ़वा सकते हैं, अपने विरोधियों को जेल में डाल सकते हैं। इस तरह की प्रवृत्तियां जो हैं काफी साउथ एशिया में बढ़ती चली जा रही हैं। अब देखिए हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। वहां की भूतपूर्व प्रधानमंत्री को किस तरह से फांसी की सजा सुना दी गई, इसी पर हम करेंगे प्रभुवाणी। दोस्तों, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री रही, जो कई साल तक वहां की प्रधानमंत्री 2 बार रही, और उनके पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को आदेश कराया, लिबर्टी दिलवाई थी, फ्रीडम दिलवाई थी, आजाद करवाया था। उनकी वो बेटी हैं, उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। उनके साथ 8 और भी लोग थे जो उनके साथ काम करते थे, उनके गृह मंत्री थे या उनके अंदर किसी साथ कम थे, उनको भी सजा बुरी तरह सुना दी गई। किसने सुनाई और उसका क्या मतलब है, उसके ऊपर भारत के ऊपर क्या परिणाम होंगे इसके। और इस तरह की वहां सत्ता जो मोहम्मद यूनुस जो हैं, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, 80 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनके द्वारा जो वहां की मिलिट्री है शासन चला रही है, क्या वहां पर वो इस्लामिक जिहादी लोग हैं, उनकी ताकत मजबूत करने के लिए जो लिबरल थी, सेक्युलर थी, उनको देश से निकाल करके उनको फांसी की सजा देकर के ताकि वापस नहीं आए। ये बांग्लादेश क्या करता जा रहा है? भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या पाकिस्तान का इसके अंदर हाथ है कि किसी से शेख हसीना को वापस नहीं आने दिया जाए? ये सब डिस्कस करेंगे आज की प्रभुवाणी में। जैसे मैंने पहले कहा, हुआ क्या, मैं थोड़ी आपको किस्सा बताता हूँ। शेख हसीना जो हैं भारत के प्रति काफी प्रिय रही हैं। उनके पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान। उनको आजाद कराने के लिए जब उनके ऊपर बांग्लादेश के अंदर रिवोल्ट हुआ था, तो पाकिस्तानी लोगों ने, जब सब पाकिस्तान के साथ ईस्ट बंगाल कहा जाता था, 1971 के आसपास वहां पर विद्रोह हुआ था, तो इंदिरा गांधी जी ने वहां बांग्लादेश बना करके 2 बना दिए थे। तब वहां से 2 करोड़ लोग रिफ्यूजी यहाँ भी आ गए थे। उनको बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने वहां पर आक्रमण करके 2 भागों में पाकिस्तान को बांट दिया था, और शेख मुजीबुर रहमान वहां के प्रधानमंत्री बने थे, वहां के सर्वे सर्वा थे। और 4-5 साल में ला के 1975 में उनकी हत्या कर दी गई मिलिट्री के द्वारा। दोबारा से मिलिट्री राज शुरू हो गया वहां पर सवाल ये उठता कि अभी ये क्या हुआ है। अभी अगस्त के अंदर शेख हसीना के खिलाफ बड़ा विद्रोह कराया गया। विद्रोह कराने का मतलब ये कि उनके ऊपर ये चार्ज लगाया गया, स्टूडेंट्स को भड़का करके ये कहा गया कि ये जो है डिक्टेटर होती चली जा रही हैं, इनको निकालना जरूरी है। परंतु उसके पीछे जो लोग थे वो सारे के सारे जिहादी थे, यानी कि जो मौलवियों के साथ मिले हुए थे, जिनको भारत के साथ प्रेम जो हो रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, वो उसके दुश्मन थे। और पाकिस्तान भी हमारे से परेशान था कि किस तरह से हमने उसको बदला लेने के लिए, वो हमारे लिए कि हमने उनके देश को बांटा है, तो हम आपको चैन से नहीं रहने देंगे। तो पाकिस्तान की आईएसआई ने, और उसके साथ क्योंकि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है, उन्होंने पूरी मदद की। शेख हसीना ने पाकिस्तान को अपने यहाँ आने से बिल्कुल एंट्री नहीं दी उनको एकदम। और अमेरिका के लोग चाहते कि वहां का कोई आइलैंड जो चाहते थे कि उसको उनको दे दिया, ताकि अमेरिका जो है एक बेस वहां भी बना ले। पाकिस्तान के अंदर तो अमेरिका का पूरा कंट्रोल है, बांग्लादेश के अंदर भी रखना चाहते थे ताकि चाइना के ऊपर नजर रख ले। शेख हसीना ने उसको बिल्कुल मना कर दिया। 10-12 साल उन्होंने बड़ी ताकत से राज किया, और वहां की पर कैपिटा इनकम, वहां का ग्रोथ रेट, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सब बढ़ता चला गया। हालांकि उनके जमाने में काफी करप्शन हुई, डिक्टेटरशिप ही। उन्होंने जो अपने उनके विरोधी दल थे, उन लोगों के खिलाफ काफी सख्त कार्रवाई की। जो देश के विरोधी थे, जो फंडामेंटलिस्ट थे, जो वहां पर जिहाद करते थे, उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया। कई लोगों को जेल में डलाया, कईयों को हो सकता है सजा भी दिलवाई गई हो, पर उससे कभी वो चैन से बैठी नहीं। और शेख हसीना मोदी जी की काफी रेस्पेक्ट करती थी। उससे पहले भी इंदिरा जी की काफी रेस्पेक्ट करती थी, राजीव गांधी की रेस्पेक्ट करती थी। इन सबके साथ मिलकर के वो रहती थी। जब उनको देश ने 1975 के बाद जब हत्या हुई उनके पिताजी की, उनके परिवार के साथ, शेख हसीना उस वक्त वहां नहीं थी, इसलिए बच गई। जब वो बाद में आई जाकर के 90 के दशक के अंदर, तो इलेक्शन लड़ा, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद उनके खिलाफ बहुत विद्रोह हुआ, वो चुनाव हार गई, फिर दोबारा उसे वापस आई। परंतु सवाल ये उठता है कि अभी फांसी की सजा एक ऐसी सरकार द्वारा ट्राइब्यूनल जो बनाया उन्होंने, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई।
उसके अंदर किसी किस्म की कहते हैं कि शेख हसीना की हिंदुस्तान के अंदर अगस्त के अंदर आई हुई हैं, छुप कर के यहाँ रहती हैं, भारत की मित्र हैं, तो इसलिए उनकी एब्सेंस के अंदर उनके कोई वकील नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जो विक्टिम खड़े हो गए कि हमारे लोगों को मरवाया, शेख हसीना ने जेल के अंदर डाला, इसलिए उसके खिलाफ होकर के देते रहे, उनको सजा दे दी गई है शेख हसीना की। जैसे इससे विरोध बहुत हो रहा है। अब इसका कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि वो भारत के पक्ष में थी, भारत के साथ आर्थिक व्यापार बढ़ाना चाहती थी, भारत के साथ सेकुलरिज्म की बात करती थी, उनके होते हुए हिंदुओं के ऊपर किसी प्रकार के आक्रमण नहीं हो रहे थे। तो इससे वहां के जो मौलवी हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, वो हमारे खिलाफ होते नहीं, वो खड़े पाते थे कि शेख हसीना उनको पकड़ के जेल में डाल देती। और इतना ग्रोथ रेट हुआ, वहां का एक्सपोर्ट इतना बढ़ा, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम सबसे बड़ी बन गई। ये हसीना के जमाने में ही सब कुछ हुआ, परंतु उसको टॉलरेट कर सकते थे कि अमेरिका भी नहीं चाहता था कि वो ज्यादा दिन रहे, तो 2-4 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि उनको अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। वहां की मिलिट्री उनके खिलाफ खड़ी कर दी, वहां पर बुला दिया किसको, मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल प्राइज के विनर हैं, कहीं छुपे हुए थे, जो भारत विरोधी तो नहीं कहे जा सकते, परंतु इतने फंडामेंटलिस्ट हैं कि उनको सारी की सारी सरकार जो है आर्मी के लोग चला रहे हैं। अब पूरा स्पष्ट है कि शेख हसीना को क्यों वो पॉलिटिकल राजनीति से बाहर करना चाहते हैं, जिंदा भी रहना चाहते हैं, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, वहां की इस्लामिक ताकतें हैं मजबूत होती चली आ रही हैं, और पाकिस्तान के जनरल, उनके मिलिट्री के आदमी, आईएसआई के आदमी को एक एक तरफ से ग्रीन कार्ड मिल गया है, जब मर्जी आप आइए, जब मर्जी आप चले जाइए। अमेरिकन एजेंसी है, सीआईए के लोग वहां पर आकर के लोग बैठे थे, अखबारों में छापा हुआ है। तो पूरा का पूरा बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर रही है आईएसआई, सीआईआई, और उनके मनोनीत किए हुए लोग ही वहां पर सरकार को चला रहे हैं। और इसी तरह से किसी तरीके से वहां पर हिंदू विरोधी एक्टिविटियां बढ़ गई हैं। जैसे अगस्त के अंदर उनको निकाला गया था जब उड़ करके हिंदुस्तान के आई थी, उसके बाद काफी हिंदुओं के ऊपर अटैक हुए, मंदिर जला दिए गए, काफी लोग पकड़ के यहाँ आ गए। जब से ये हुआ है, 1947 में जब से अलग हुआ, तब वहां की हिंदू पॉपुलेशन 23% थी, अब घट करके 5%, 4% आ रही है। जब से शेख हसीना हटी है, उसके बाद हिंदुओं का पलायन और भी बढ़ता चला गया है, वहां पर काफी उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए कि वो भारत के खिलाफ वहां पर एक बनाना चाहते हैं गुट, कि यहाँ पर जो नेक है, जहां हम बाकी सब प्रदेशों में जाते हैं, वहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है। तो भारत के खिलाफ षड्यंत्र होकर के अमेरिका के द्वारा प्रभावित जो वहाँ के तत्व हैं बांग्लादेश के अंदर, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो मिलिट्री हो, वो भारत के खिलाफ खड़े होने के लिए, जब तक वहाँ के लिबरल फोर्सेज जो हैं, जो प्रो हिंदू हैं, जो डेमोक्रेसी के साथ हैं, उनको जब तक दबाया नहीं जाएगा, तब तक भारत के खिलाफ वहां से षड्यंत्र नहीं हो सकते। इसलिए भारत विरोधी ताकतों वहां पर जगह देना, जितने भी टेररिस्ट आते हैं उनको जान पहुंचाना, और वहां से सारा इन्फिल्ट्रेशन हमारे देश के बंगाल से या असम से, या आप कह सकते हैं बिहार के बॉर्डर से, एक योजनाबद्ध तरीके से वहां की ताकतें जो भारत के पक्ष में हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो 15 साल के इतिहास के अंदर शेख मुजीब जब से गए हैं, उसके बाद जो भी ताकतें वहां पर आई हैं, जो भी मिलिट्री के दो रूलर वहां पर जनरल बनकर के आए हैं, उनका हमेशा उद्देश्य ये रहा है कि पाकिस्तान के साथ मिल करके भारत के खिलाफ वहां पर ताकतों को खड़ा किया जाए, वहां के मदरसों को स्ट्रॉन्ग किया जाए, वहां के मौलवी जो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं उनको पूरी तरह फाइनेंस किया जाए, जो बांग्लादेश ने तरक्की की थी उसको रोका जाए, ताकि भारत के ऊपर बांग्लादेश की तरफ से भी प्रेशर बने। अभी तो हमारे को पाकिस्तान से सामना करना पड़ता था, अब अमेरिका की कोशिश ये रहती है, पाकिस्तान की कोशिश ये रहती है कि बांग्लादेश बॉर्डर से भी हमारे ऊपर प्रेशर बने, वहां से भी लोग आकर के शुरू रहे। और सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, गैंजेस वाटर ट्रीटी जो है, शेख हसीना जब आई थी 2014 के बाद, उन्होंने वो ट्रीटी भारत के साथ साइन की, हालांकि ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया। अब भारत ने गैंजेस जो हमारी जो सिंधु इंडस वैली ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको कैंसिल किया, परंतु बांग्लादेश के सामने साइन किए, जिससे पानी ब्रह्मपुत्र से आकर के बांग्लादेश को कोई फायदा हो सकता है। इससे भी पाकिस्तान बहुत नाराज है कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिले और बांग्लादेश को पानी हमारे तरफ से मिलता रहे, इससे भी उनको तकलीफ होती है, क्योंकि बांग्लादेश का आर्थिक विकास पाकिस्तान के मुकाबले में 3 गुना है, पर कैपिटा उनकी कई गुना ज्यादा है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट उनके पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं। जब तक हसीना थी वहां पर तरक्की हो रही थी, तो स्टेबल
प्रॉस्पर्स है, विकसित बांग्लादेश और समृद्ध बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर उनकी आंखों का कांटा बना हुआ था। उसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि इनको पहले भी उन्होंने शेख हसीना को भगा दिया था, उनके परिवार वालों को भगा दिया था, ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से उनको देश से बाहर रखा जाए। फांसी तो अनाउंस कर दिया आपने, उनको मांगने की कोशिश करे कि भारत उनको वापस करे, पर भारत इसको वापस करने वाला नहीं है इतनी जल्दी से, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज है जिसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। परंतु ये बड़ा स्पष्ट है कि इस इलाके के अंदर, भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं, उसके अंदर स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करके वहां की सरकारों को अपने पंगुल में लेने की अमेरिका की और बांग्लादेश की ये पाकिस्तान की नीति है, उसका एक अंग है कि बांग्लादेश के अंदर सारी प्रो भारत सत्ताएं हैं, उनको किसी तरह से कमजोर किया जाए। मैंने जैसे पहले बताया आपको कि उनके अलावा भी कई लोगों को सजा दी गई है, उसका मैं नाम आपको पढ़ दिया हूँ। उनके अज़ुमान खान कमल, जो बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री है, उनको भी सजा दी गई है। इसके अलावा चौधरी अब्दुल्ला अल ममून, जो वहां के पुलिस प्रमुख से आईजीपी थे, उनको भी सजा दी है। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर जो हैं, उसके अंदर बांग्लादेशी अधिकारी को जेल भेजने का फैसला किया गया कि उन्होंने जबरदस्ती लोगों को गायब किया, उनकी हत्या की, कैद में प्रताड़ना दी, इस तरह की उन्होंने जहां पर उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। अब मैं कहता हूँ भारत और बांग्लादेश रिश्ते अब किस मोड़ पर थे, जो मैंने पहले आपको बताया कि उनके रिश्ते किस मोड़ पर थे। तो क्योंकि इस फैमिली का सबसे ज्यादा प्रभाव भारत बांग्लादेश रिश्तों पर ही पड़ता है। भारत ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि वो बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों में ही काम करेगा। हमारा रिएक्शन ये है कि हम उनके सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हैं, उसके अनुसार ही हम काम करेंगे। परंतु समस्या क्या है कि उन्होंने बांग्लादेश ने कि उनको बांग्लादेश ने कहा है कि शेख हसीना को हमारे को वापस करें, परंतु हमारे लिए क्या है, बैलेंस खड़ा कर दिया है। और इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाले जो लोग हैं, अमेरिका बांग्लादेश की नई सरकार के साथ मजबूत साझेदारी बनाने रखना चाहता है, उससे वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रहा है, उसके साथ सिक्योरिटी जो एक्सरसाइज पहले बंद कर रखी थी शेख हसीना ने, उसको दोबारा से रिवाइव कर रहा है कि वहां पर जाकर उसका अड्डा, से मैंने बताया, उसका अड्डा बनता चला जाए। और इसके लिए मानवाधिकार की बात नहीं करता अमेरिका। जब भी होता है पहले तो खुशी से कहते हैं कि हम जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उसके खिलाफ खड़े होंगे, परंतु यहाँ बांग्लादेश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना बड़ा वायलेशन हो गया, उसके ऊपर अमेरिका ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि उनके देश के अंदर भी काफी प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स जो पहले इनके खिलाफ थे उनसे टूट करके इनके लिए खड़े हो गए हैं। बाकी देशों के अंदर जो है, यूरोप के अंदर भी इसके ऊपर काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ वहां पर एक्शन हो रहा है, इसके ऊपर चिंता व्यक्त जताई है। मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी बता देता हूँ। मैंने अभी रिसर्च थोड़ी की है कि कैसे हसीना साहब का पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने की कोशिश की गई थी। 23 जून 1996 से 15 जुलाई 2001 तक हसीना ने फर्स्ट टर्म प्राइम मिनिस्टर वहां पर शपथ लिया करके 96 के अंदर। उससे पहले उनको गायब कर दिया गया था, वो जा नहीं सकती थी वहां पर। हसीना को सेकंड प्राइम मिनिस्टरशिप मिली 2009 के अंदर, पर उसके बाद क्या हुआ, 1 जुलाई जैसे अब हुआ 2024 के 2009 से बनी हुई थी, 1 जुलाई पहली टर्म उन्हें 2001 के अंदर खत्म हुई, उनके खिलाफ हुआ और वहां पर उनके विरोध के अंदर लोगों ने वहां पर दूसरी सरकार बना दी। परंतु वही काम जो पहले विरोध किया था वहां की ताकतों ने, वही ताकतों ने इस बार फिर से विरोध किया और 1 जुलाई से लेकर के अगस्त तक उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हुए। तो एक पैटर्न बना हुआ था वहां की ताकतों का कि किस तरह से हसीना को बाहर करना है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1975 के अंदर उनके पिताजी की हत्या कर दी गई और उसके बाद जो है वहां पर मिलिट्री रूल शुरू हो गया। जनरल जियाउर रहमान थे, उन्होंने पहले किया, उसके बाद अचम प्रसाद थे, उन्होंने भी कई साल तक रेस किया। तो 1991 में आकर के जाकर डेमोक्रेटिक दोबारा वापस आई। उससे पहले तो 1975 से लेकर के 1991 तक वहां पर मिलिट्री राज एक तरीके से दूसरे तरीके से रहा और वो भारत विरोधी ताकतें वहां पर कामती रही। तो 1991 में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पहली बार आई, जिसमें खालिदा जिया, जो अपने पहले मैंने बताया, जिया जो थे उनके बेटी थी, वो आकर के फंडामेंटली थी, वो भी आकर के वहां पर प्रधानमंत्री बन गई 1991 के अंदर। 1996 में शेख हसीना ने इलेक्शन जीता
और फर्स्ट टाइम मैंने पहले बताया प्राइम मिनिस्टर वह बनी और उसके बाद उन्होंने गैंजेस वाटर ट्रीटी साइन की। परंतु 2001 में फिर शेख हसीना हार गई, उनको हरा दिया। वहां की ताकतें जो हिंदुस्तान के खिलाफ थी उन्होंने मिलजुल करके उन्होंने हटाकर पतन किया। उस 2001 से लेके 2008 तक बांग्लादेश में एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी इतनी बड़ी, एंटी हिंदू बॉम्बिंग वहां पर होती सारे देश के अंदर, इकोनॉमी बटा बैठता चला गया। हसीना के ऊपर काफी सारे असैसिनेशन के अटैक किए गए, उनके घर के ऊपर बम फेंके गए, वो किसी तरीके से बच गई। और 2004 के अंदर उनके ऊपर तो ग्रेनेड अटैक भी हुआ, उसमें भी वो सरवाइव कर गई। परंतु जनवरी 2009 में जैसे हमने बताया उनका दोबारा से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, क्योंकि ताकतें वहां की जो थी उनको लोग परेशान हो गए थे कि किसी तरीके से इन लोगों को बाहर करना है। 2009 के अंदर हसीना फिर से दोबारा में आ गई। अंत में सवाल क्या उठता है? अंत में ये होता है कि जो वहां पर हो रहा है, मोहम्मद यूनुस से जब बने थे उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने के अंदर चुनाव करवाऊंगा। उन्होंने आज तक चुनाव की घोषणा नहीं की, कब कराएंगे, कभी कहते अप्रैल में कराएंगे, कभी कहते कब कराएंगे। उनके आसपास जितने भी उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं वो सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो जिहादियों के साथ जुड़े हुए हैं, अमेरिका के प्रति टोटल नतमस्तक हो गए हैं। तो बांग्लादेश का भविष्य क्या है? क्योंकि भारत के उनके भविष्य एक विकसित बांग्लादेश भारत के हित में है। एक अनस्टेबल टेररिस्टों द्वारा कंट्रोल किया हुआ बांग्लादेश भारत के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। तो वहां पर सारे का सारा बांग्लादेश का भविष्य क्या है? वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और नरेंद्र भाई मोदी अभी तक चुप्पी साध के बैठे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि एक्शन कब होगा वो सोचते हैं तभी वो करेंगे। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा डायरेक्ट एक्शन की बात नहीं की है। परंतु जिस तरह से वहां की सरकार भारत विरोधी एक्टिविटी करती जा रही है, मेरे को लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर बांग्लादेश के बारे में कोई ना कोई कठिन कदम भारत को उठाने पड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और देश के लेवल पर। हमेशा हमारे होम मिनिस्टर रोज ही कहते हैं उस पार से जो लोग आने वाले हैं उनको पहले खसेड़ा जाएगा, क्यों? उनकी कोशिश ये रहेगी कि वहां से जितने भी टेररिस्ट हैं वो भारत के अंदर घुसेड़ दिया जाए। असम में अभी चुनाव होने वाले हैं, वेस्ट बंगाल में हमारे यहाँ चुनाव होने रहे हैं, इसलिए अगर वहां पर आईएसआई एक्टिव ज्यादा होती है या सीआईए एक्टिव होती है जो बाकी देशों के अंदर सरकारों में इंटरफेयर करती हैं, उससे भारत का नुकसान भी होता है। शेख हसीना को फांसी दिलवा करके, बंगला फांसी का ऑर्डर करने के बाद दिलवा करके उन्होंने ये सिग्नल दिया है कि हम वहां पर किसी भी भारत समर्थित पॉलिटिकल एमिनेंट को नहीं रहने देंगे। पर सवाल ये उठता है वो जो प्रोसेस वहां पर है उसके पीछे बाकी आसपास के लोग हैं जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, वो अभी तक चुप क्यों हैं? अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोपियन यूनियन वाले जो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, वो ऑफिशियल जो भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं, वहाँ के जो एनजीओ हैं वो सारे आक्रमण करते हैं। वहाँ की चुनी हुई जो प्रधानमंत्री थी उसको उखाड़ फेंकना और उसको फांसी की सजा घोषणा कर देना बिना किसी ट्रायल के प्रॉपर के, इसका मतलब ये है कि कुछ ताकतें भारत के विकास को, स्टेबिलिटी को पसंद नहीं करती हैं। शेख हसीना यहाँ पर है, हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक चुनौती है कि हम किस तरह से उसको भारत के अंदर रोक सकते हैं और इस आरोप से बच सकते हैं कि हम किसी के डोमेस्टिक अफेयर में इंटरफेयर नहीं करते। तो भारत के लिए तो हर तरह की चुनौती है, सामरिक दृष्टि से चुनौती है, डिप्लोमेटिक दृष्टि से चुनौती है, सुरक्षा के माध्यम से चुनौती है और अपने देश की सुरक्षा बचाना उसके ऊपर चुनौती भी है। और दूसरा वहां की ताकतें डेमोक्रेसी हैं, उनको बिना इंटरफियर कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए चुनौती है। हालांकि वहां पर डिप्लोमेसी के मामले में हमारे जो ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं 6 साल 7 साल, उनको कोई पता नहीं था। वहां इतना बड़ा वहां पर विद्रोह हो गया, हमारे जो डिप्लोमेट वहां पर पोस्टेड थे उनको पता भी नहीं लगा कि ये कैसे हो गया, कैसे नहीं होता। वहां तो फेल हुए हमारे डिप्लोमेट। परंतु अब लगता है कि चैलेंज हमारे सामने आ गया है। शेख हसीना हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि वहां पर डेमोक्रेसी रहे, जो भारत विरोधी ताकतें वहां पर पनपे नहीं, इसके ऊपर काम करना होगा। और अमेरिका और पाकिस्तान का नेक्सस बन रहा है और चीन दूसरी तरफ बैठा हुआ है। तो भारत के लिए वहां पर सरकार ऐसी नहीं होनी चाहिए जो भारत को टारगेट करे, ये हमारे लिए चुनौती है। तो आज के विषय पर इतनी प्रभुवाणी, फिर किसी और विषय पर मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जाने से पहले एक और प्रार्थना, आप मेरा वीडियो जरूर देखिए, उसको शेयर करिए, उसके ऊपर कमेंट करिए और टिप्पणी लिखिए, जैसी भी आप मैं कह रहा हूँ कमेंट करिए, अच्छी मीठी खट्टी
जैसी भी लगे, कड़वी, मैं पढ़ूंगा, बुरा नहीं मानूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।